हाल चाल है। आज हम देखने वाले हैं अपने वास्तविक संख्याओं का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, उस पर हमने सारी चर्चाएं कर ली हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मेनली हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों, पहले तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं पर कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहले हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, इसकी बात अगर हम करें तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी अगर हम डिफिनेशन को लिखें तो ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हमारा आता है दो जो है वो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए हम यहाँ पे दो को अभाज्य संख्या में लेंगे। उसके बाद हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 4 हम नहीं लेंगे दोस्तों। 4 अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो 4 देखिए एक से विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और 4 स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि स्वयं और एक के अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, फिर हमारा 7 आएगा, फिर हमारा 8 9 9 आकर यहाँ पे सीधे 11 आएगा, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो कि क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो केवल 2 होता है। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किनको कहेंगे उसकी बात हम करें तो भाज्य
संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित न होकर अन्य संख्याओं से विभाजित होता है। मतलब कि एक और स्वयं से विभाजित होने पर भी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो ऐसी संख्या जो एक और जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है, जैसे हमारा 4 हो जाएगा। 4 जो है वो 1 से, 2 से और स्वयं से विभाजित होगा, यानी कि स्वयं और एक के अलावा यहाँ पे 2 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको कहेंगे भाज्य संख्या। ये तो बात हो गई दोस्तों भाज्य संख्या। यहाँ पे हमारा 4 आएगा, फिर हमारा यहाँ पे 5 ना आकर 6 आएगा, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15, ऐसी बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होंगी, उनको हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। ये तो बात हो गई दोस्तों भाज्य अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की। अब दोस्तों हम अगला देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे? अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं? सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल जो होता है वो 1 होता है। इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें दोस्तों, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड
1 होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है जैसे कि हम ऐसी संख्या लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए अगर 4 और 6 लेते हैं, अगर इसका गुणनखंड हम निकालें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। और 6 का अगर गुणनखंड करें हम, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। यानी कि इसमें 2 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में आ रही हैं, यानी कि 1 और 2 इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे सह-अभाज्य संख्या इनको नहीं कहेंगे। अब सह-अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऐसी संख्या लें, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 और 7 लेते हैं, 5 और 7, 5 और 7 लें, 5 का अगर हम गुणनखंड करें तो 1 आएगा यहाँ पे और 7, 1 और 5 आएगा, और 7 में 1 और 7 आएगा। यहाँ पे इसमें जो है वो केवल एक ही संख्या कॉमन आ रही है और वो 1 है। इसलिए हम सह-अभाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे? जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो वो 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो केवल 1 होना चाहिए, तब हम उनको कहेंगे उभयनिष्ठ संख्याओं का युग्म। ठीक, अगर हम ऐसी संख्या लें, मान लीजिए अगर हम 14, 15 लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें, मान लीजिए हम 14, 15 लेते हैं, 14 का अगर हम करें गुणनखंड तो 1 आएगा, 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा। और 15 का करें हम तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें केवल एक जो है उसमें केवल इसमें कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड में केवल 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे इसको सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सह-अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। आई होप आप लोग को सह-अभाज्य संख्या जो है वो समझ में आई होगी। सह-अभाज्य किन्हें कहेंगे? ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, उसको हम कहेंगे सह-अभाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगले टॉपिक में हम शुरू करने वाले दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें हम तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर हम लिख सकते हैं BQ प्लस R, जहाँ पे हमारा R जो होना चाहिए, जहाँ R जो हमारा होना चाहिए वो 0 और 0 से बड़ा और 0 के बराबर और B से हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक, ऐसी हम दो A और B पूर्णांक लेते हैं जिसके लिए हमारा ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। अब दोस्तों इसकी बात हम अगर करें, हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए A बराबर हम लेते हैं, A बराबर हम 7 और B बराबर और
b बराबर हम लेते हैं 2। और अगर इसका हम 7 में 2 से भाग दें दोस्तों, तो हमारे पास आता है एक इसका शेषफल आ जाता है। इसमें हम इनको क्या कहेंगे, पहले तो हम इसको भाज्य कहते हैं। 7 हमारा यहाँ पे भाज्य है, 2 हमारा इसमें भाजक है, 1 हमारा इसमें शेषफल है, और 3 हमारा इसमें भागफल है। ठीक, इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर हमारा 7 है, b बराबर हमारा 2 है, a बराबर हमारा 7 है, b बराबर हमारा 2 है। तो हम 7 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 1। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये 7 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रकार हमारा जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, और जो शेषफल हमारा होता है, शेषफल हमारा जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा भाजक है वो शेषफल से बड़ा है, जो हमारा भाजक है वो शेषफल से बड़ा है और 0 से भी बड़ा है यहाँ पे। ठीक, इसी को कहते हैं हम दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो हमारा a होगा वो हमेशा b से बड़ा ही होगा। ठीक, इस प्रकार हम समझ सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है, अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल इसका एक और लें, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम इसका उठाएं तो मान लीजिए a बराबर हम 14 लेते हैं और b बराबर हम 3 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 14 में 3 का भाग दें तो हमारा यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 2, भागफल हमारा 4 आ जाएगा, भाजक हमारा 3 है और भाज्य हमारा 14 है। इस प्रकार दोस्तों हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए, जहाँ पे हमारा r जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा है। इस प्रकार हम यहाँ पे भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस
शेषफल। इसके लिए हम लिख सकते हैं दोस्तों 14 बराबर भाजक हमारा 3 है, भागफल 4 है और शेषफल 2 है। 3 चौको 12, 2 14। इस प्रकार हम इस रूल का उपयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका मेन जो फॉर्मूला है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब दोस्तों एल्गोरिथम को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। एल्गोरिथम यानी कि एक प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पानी पीते हैं, पानी हम तब तक पीते रहेंगे जब तक कि हमारा प्यास जो है वो बुझ नहीं जाता है। यानी कि ये भी एक क्या है, हमारा प्रोसेस है। यानी कि हम इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा ये प्यास बुझ नहीं जाता है। इसी प्रकार हम कहते हैं एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम भी इसी प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो यूज़ होता है वो मेनली एचसीएफ निकालने के लिए ही होता है। अब एचसीएफ नॉर्मल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी भी छोटी संख्या का अगर एचसीएफ निकालें तो हम 12, मान लीजिए 12 और 18 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ में जो सबसे बड़ी संख्या, कॉमन संख्या का जो गुणनखंड होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 12 का गुणनखंड अगर करें तो इसमें आएगा हमारा 1, 3, 6 और 12, ये सारी संख्याएं आएंगी। और 18 का अगर गुणनखंड करें हम तो इसमें आएगा 1, 3, 6, 9 और 18। अब इसमें दोस्तों हम देख सकते हैं 3 संख्याएं जो हैं वो कॉमन हैं, लेकिन इन 3 कॉमन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है वो 6 है। इसलिए हम 12 और 18 का जो एचसीएफ कहेंगे इसमें उसको 6 को कहेंगे। यानी कि एचसीएफ 12 और 18 का हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 6। यहाँ पे हमारी 3 संख्याएं 1, 3 और 6, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है वो इसमें कॉमन है, उसी को हम एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कहेंगे। ये तो बात हो गई दोस्तों एचसीएफ निकालने की विधि। ये तो हम छोटे छोटी संख्याओं का निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं को निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, इसका मेन जो टॉपिक है। दोस्तों इसके जो होते हैं वो 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में हम इसको निकालते हैं मेनली। इसकी हम बात करें, हमारा जो चरण 1 होता है, चरण 1 में हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में C बराबर हमारे पास मान लीजिए DQ प्लस R है, और जहाँ पे हमारा R जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और इसमें D से हमारा बड़ा होगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक, तो हमारा पहला जो चरण होगा वो हमारा होगा C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर हमारा DQ प्लस R होता है, और 0 जो है वो R से छोटा होना चाहिए, और जो R होना चाहिए हमारा वो D से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब हम दूसरे चरण की बात करें दोस्तों, तो दूसरे चरण में हमारा आता है यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांकों
C और D का HCF है। अगर हम सीधे अगर इसका अगर हम भाग देते हैं, मान लीजिए A और C और D लेकर हम अगर C बराबर मान लीजिए कुछ दिया है, D बराबर मान लीजिए कुछ दिया है, अगर इन संख्याओं का अगर हम भाग देते हैं D में, अगर C में हम D का भाग देते हैं और जो R बराबर हमारा है वो 0 के बराबर अगर आ जाता है मान लीजिए, तो हम वहीं पे वो प्रोसेस रोक देंगे और जो हमारा D होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, यदि R बराबर 0 नहीं आता है, तो D जो हमारा भाजक है और R जो हमारा शेषफल है, इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दोबारा उपयोग करना है। फिर हमको क्या करना है, इसमें D बराबर हमें फिर भाजक मान लेना है और R बराबर हमें शेषफल मान लेना है। ठीक, इसके लिए फिर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। अब हमारा तीसरा चरण जो आता है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक की HCF होगा। ये तो बात हो गई दोस्तों थियरी की। थियरी मैंने आपको बता दिया, अगर हम इसका एग्जाम्पल करते हैं तभी हमको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब हम दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है संख्याओं 455 और 42 का मौसो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमें ज्ञात करना है। यानी कि A बराबर BQ प्लस R के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। A हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो होगी इसमें हम उसको A मानेंगे हमेशा। सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है, उसमें 55 है। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब जो हमारा A है वो भाज्य है, यानी कि A को हम हमेशा भाज्य मानेंगे और भाज्य हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 455। और B हमारा जो होगा वो भाजक होगा। भाजक हमारा इसमें सबसे छोटी वाली संख्या होगी, यानी कि B हमारा 42 होगा। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों भाज्य और भाजक की। अगर भाज्य से हम भाज्य में अगर भाजक का भाग देते हैं, यानी कि 455 में अगर हम 42 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितनी बार में जाता है ये हमारा 10 बार में अगर सीधे हम इसको कर दें तो हमारा 420 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा सीधे 35 इसका शेषफल आ जाएगा। यानी कि हमारा भागफल जो है, भागफल हमारा 10, शेषफल हमारा 35, भाजक हम जानते ही हैं और भाज्य हमारा 455 है। अगर हम इसको लिखें यहाँ पे इस प्रकार हम लिख सकते हैं 455 बराबर हम लिख सकते हैं 42 गुणे में हमारा भागफल कितना है, भागफल 10 है और शेषफल हमारा 35 है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो इस प्रक्रिया को हम फिर दोबारा दोहराएंगे। यानी कि हमारा जो भाजक है और जो हमारा शेषफल है, इन दोनों को हम लेके चलेंगे A और B मानकर। यानी कि हम यहाँ पे A मान लेंगे फिर 42 को और B मान लेंगे, छोटी संख्या इसमें है उसको हम 35 मान लेंगे। अब फिर इन दोनों संख्याओं को हम भाग दे के देखेंगे। अब हम 42 में 35 से भाग दे के देखेंगे तो हमारे पास एक बार में जाएगा, ये 35 हमारी है यहाँ पे, तो 35 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पे
ये संख्या हट जाएगी। तो यानी कि हमारा शेषफल जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। इस प्रकार हम, ये हमारा पहला चरण है, चरण नंबर 1 है। चरण 2 की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो चरण 2 हमारा आएगा, चरण 2 में हम लिखेंगे हमारा क्या आ रहा है, भाज्य हम मान लिए हैं 42, भाजक हमारा 35 आ जाएगा यहाँ पे, भागफल हमारा 1 है और शेषफल 7 है। अभी भी देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो शेषफल है यानी कि r वो 0 के बराबर नहीं आया है। फिर हम दोबारा इस प्रोसेस को दोहराएंगे। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा जो चरण हमारा है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, चरण नंबर 3 को। चरण 3, चरण 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और चरण 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों हम चरण 3 की बात करें तो हम यहाँ पे भाज्य मान लेंगे 35 को और भाजक मान लेंगे हम 7 को। इस प्रकार हम a मान लेंगे यहाँ पे, a यहाँ पे हम मान लेंगे 35 को और b हम मान लेंगे यहाँ पे 7 को। फिर हम इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे और यहाँ पे हम भाग दे के देखेंगे। 35 हमारा भाज्य है और 7 हमारा भाजक है। अगर इसमें भाग दे के देखेंगे तो 5 बार में ये चली जाएगी और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा और यहीं पे हम इस प्रोसेस को रोक देंगे और हम अपना आंसर जो है वो भाजक के रूप में निकाल लेंगे। अब हमारा जो भाज्य बराबर 35 बराबर भाजक यानी कि 7, भागफल हमारा 5 है और शेषफल हमारा यहाँ पे 0 आ जा रहा है। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो भाजक के रूप में आ जाएगा और हमारा 455 और 42 का जो 455 और 42 का जो HCF आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 7 आंसर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसों निकालते हैं। आई होप आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ये प्रोसेस बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं आता है तो हम दोबारा इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे और इस प्रोसेस में हम इन भाजक को और शेषफल को भाज्य और भाजक मान लेंगे। इस प्रकार हम इस सारी प्रक्रियाओं को करते हुए अगर हमारा शेषफल जो है वो 0 आ जाता है तो हम इसमें भाजक को आंसर मान के लिख देंगे। आई होप आप लोग को ये सवाल क्लियर होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल आता है, अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो 135 और 225 का है HCF और दूसरा हमारा 196 और 38,220 का है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें अगर तो 135 और 225, पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225, इसका हमें निकालना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, इन दोनों में हमारा जो है वो 135 छोटा है इसलिए हम इसको B मानेंगे और बड़ी संख्या हमारी 225 है इसलिए हम इसको A मानेंगे। यानी कि भाज्य मानेंगे 225 को और भाजक मानेंगे हम 135 को। अब हम भाज्य और भाजक मान के यहाँ पे भाग दें चरण 1 में। चरण 1 में अगर हम भाज्य और भाजक मान के 225 में 135 का हम भाग देते हैं तो हमारा ये एक बार में जाएगा 135, 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि 90 हमारा यहाँ पे शेषफल आ रहा है। इस प्रकार हम चरण 1 में
चरण एक हमारा ए बराबर हम कितना माने हैं 225 और बी बराबर हम कितना माने हैं 135। इसमें हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए हमारा ए 225 है, बी हमारा कितना है 135 है, और हमारा जो यहाँ पे भागफल आ रहा है, भागफल हमारा 1 आ रहा है और शेषफल हमारा 90 आ रहा है। ये तो हमारा चरण एक हो गया। चरण एक में आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। फिर हम दोबारा इस प्रोसेस को दोहराएंगे और चरण 2 में ले जाएंगे। चरण 2 में हम इस दोनों संख्याओं को भाज्य और भाजक मान के दोबारा इस प्रोसेस को करेंगे। चरण 2, चरण 2 में हम जाते हैं, फिर हम इन संख्याओं को यानी कि 135 को हम भाज्य मान लेंगे और 90 को हम भाजक मान लेंगे। अब इन दोनों अब हम यहाँ पे भाग दें इसका 135 में 90 का हम भाग दें, इसका हम भाग देते हैं तो हमारा जो है वो एक बार में जाएगा 90 और यहाँ पे शेषफल यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 45 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा शेषफल फिर से 0 नहीं आया, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे भागफल 1, शेषफल हमारा 45 आ गया। अब फिर हमारा 0 नहीं आया यहाँ पे, तो हम फिर चरण 3 में जाएंगे और चरण 3 में फिर हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। अब आता हमारा चरण 3। फिर से हम क्या मान लेंगे, जो हमारा 90 और 45 है, 90 को हम ए मान लेंगे और 45 को हम यहाँ पे बी मान लेंगे। यानी कि ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और बी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम भाग दें इसको, यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, अब 2 बार में यहाँ पे ये चला जा रहा है, 0 हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है शेषफल। अब इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देंगे और यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे। इस प्रकार हम 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो भाजक है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर जो हमारा वो 45 हो जाएगा। इस प्रकार हम दोस्तों किसी भी संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन 156 और 38,220 का। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 196। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220। ठीक, अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ए हम इसको मानेंगे, बड़ी संख्या हमारी है, और बी हम इसको मानेंगे। मान के चलें, यहाँ पे भाग दें, यानी कि 196 और 38,220 का, तो हमारा लगभग ये एक बार में जाएगा और यहाँ पे 196 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा 6, 18 में से 17 में से 9 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2 को उतार लेंगे और ये लगभग हम लोग का, हमको लग रहा है 9 बार में ये जाएगा। 9 बार में देख लेते हैं इसको हम। 9 छक्का 54, 54 को 4, 9 9 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 8 17, यानी कि 1764
और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 5 में से 15 में से 6 जाएगा 9, 7 7 कट जाएगा ये। फिर यहाँ पे हम 0 को ले लेंगे और ये लगभग लगभग हम लोग का कितनी बार में जाएगा, लगभग लगभग ये हमारा लगभग हमारा 5 बार में जाएगा ये। और अगर हम 5 बार में इसको करते हैं 196, 5 बार में 5 6 का 30 का 0, 5 9 45, 3 48 को 8, 5 1 कम 5 3, 5 1 कम 5 4 9, यानी कि 980 यहाँ पे शेषफल हमारा। ये पहले ही प्रोसेस में यहाँ पे 0 आ गया हमारा, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं चरण एक ही में आ गया ये 38,220 बराबर हम लिख सकते हैं। भाजक हमारा 196 है, भागफल हमारा 195 है, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हम इस प्रोसेस को यहीं रोक देंगे और हमारा जो आंसर है वो 196 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा 196 आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल हमारा आता है। इस सवाल को आप लोग खुद कर ट्राई करेंगे। सवाल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, सेम ऐसे ही है। 3 सवालों को मैं आपको करके दिखा दिया। अब आप लोग को एक सवाल खुद करना है। ये सवाल है हमारा, संख्याओं 4052 और 12576 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निकालना है। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है। अगला सवाल हमारा आता है, आगे हम देखें हमारा सवाल है, हमारा सवाल दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल हमारा 5 और 8 प्राप्त होता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल हमारा 5 और 8 प्राप्त हो। यानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है हमको जिसमें 70 शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो, शेषफल हमारा 5 प्राप्त हो, और वही संख्या लें जिसमें भाग देने पर, किसको भाग दे रहे हैं हम, 125 को, तो हमारा 8 प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमारा 8 प्राप्त हो रहा है। तो वह सबसे बड़ी हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए हम कोई भी किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, मान लीजिए हम 10 में 3 से अगर भाग दें, 10 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो आता है 3 तिरिकी 9, यहाँ पे 1 आता है। अगर हम भाज्य जो दिया है, भाज्य में से अगर हम शेषफल को घटा देते हैं तो हमारी जो भी संख्या आएगी वो भाज्य से, भाजक से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हम भाज्य में से शेषफल को घटा देते हैं तो हमारा 9 आता है, और 9 जो है वो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है। कोई भी संख्या लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम 23 और 3 ले लेते हैं। 23 में 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ठीक। अगर हम भाज्य में से शेषफल को घटा देते हैं, भाज्य में से शेषफल घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वो भाजक को पूर्णतया विभाजित कर देगी। यानी कि 23 में से हम 2 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 हमारा 3 से पूर्णतया विभाजित है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं दोस्तों, जो हमारी यहाँ पे ये वाली संख्या आएगी
भाज्य जो हमारी होगी वो अगर उससे हम शेषफल को घटा देते हैं तो जो भी संख्या आएगी वो पूर्णतया विभाजित होगी। यानी कि हम यहाँ पे 70 में से 5 को घटा देते हैं तो हमारा 65 आ जाएगा, और 125 में से यहाँ पे हम 8 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 103, 117 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। और एचसीएफ निकालना आप लोग को अच्छे से आता है, ये हम अच्छे से देख चुके हैं। यानी कि इस सवाल में 65 और 117 का एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो इस सवाल का हमें आंसर मिल जाता है। इस सवाल को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे 13 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है, अगले सवाल की अगर बात करें हम तो सहभाज्य संख्याओं पर है, और सहभाज्य संख्या मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। इस सवाल को पहले आप खुद ट्राई करेंगे फिर आंसर देखेंगे। सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? पहला हमारा दिया है 4 और 64, दूसरा हमारा दिया है 15 और 14 और 15, तीसरा 3 और 9, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। पहले हम ट्राई करते हैं 4 और 64। इनमें हमारा जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी कि समान जो गुणनखंड होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। 4 और 64 में हम देखें, 4 का हमारा गुणनखंड 1, 2 और 4। 64 का हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, हमारा 8 भी होगा, 16 भी होगा, 32 भी होगा और 64 भी होगा। यानी कि ये 1 भी आ रहा है, इसके साथ 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है हमारा 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 हमारा होना चाहिए बस, तभी हमारा वो होगा सहअभाज्य संख्या। तो हमारा ये टॉपिक, ये हमारा जो विकल्प है वो गलत हो जाता है। अब दूसरे वाले को हम ट्राई करें, 14 और 15 को। 14 और 15 को अगर हम ट्राई करें, 14 और 15, तो 14 का गुणनखंड करें तो 1 तो आएगा ही, फिर 2, फिर 7, फिर 14, फिर 15 का करें हम तो 1, 3, 5 और 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के अलावा कोई भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो केवल 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के बराबर है, इसलिए हमारा जो 14 और 15 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 9 को लेंगे, 3 और 9 में भी 1 और 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1 से अधिक आ जाएगा, तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार का है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? पहला दिया है 14 और 35। 14 और 35 में अगर हम ले तो 14 और 35, तो 14 का 1, 2, 7 और 14। 35 में 1, 5, 7, 35। ठीक, यहाँ पे 7 और 1 दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए हमारा 14, 35 वाला जो है वो गलत हो जाएगा। 18 और 25 को अगर लें हम तो 18 और
25। 18 का अगर हम निकालें 1 2 3 6 9 और 18। 25 का हम निकालें तो 1 5 फिर हमारा 25। यहाँ पे एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। इस प्रकार 18 और 25 हमारा अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। इस प्रकार सी और डी आप देख सकते हैं ट्राई करके। सी और डी में ऐसी दो संख्याएं आ जाएंगी, 2 3 जो कॉमन होंगी। इस प्रकार हमारा सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 और 25 जो हमारा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये सारा टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पे आज हम इस लेक्चर को एंड करते हैं हमारा वास्तविक संख्याओं का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।